अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ई अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड बोहर से पहले साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कशन की। उसके बाद बोहर ने जो रदरफोर्ड की शॉर्टकमिंग्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ डिस्कवरीज की, वो हम देखते हैं। Now Bohr's atomic model. The Bohr atomic model proposed by Neil Bohr in 1913 was an improvement over the Rutherford model. Bohr introduced the idea of quantized energy level for electrons, explaining how electrons can orbit the nucleus without radiating energy. बोहर जो था उसने अपना मॉडल प्रपोज किया इन 1913, ठीक है, और वो इम्प्रूवमेंट लाया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। बोहर ने ये आइडिया दिया, किस चीज़ का आइडिया दिया? क्वांटाइज एनर्जी लेवल का। और उसने यह बताया कि कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग या एमिटिंग देयर एनर्जी। नाउ बोहर्स एक्सपेरिमेंट। बोहर्स थियोरेटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो कैसे हेल्प कर रही है बोहर को इन इट्स एक्सपेरिमेंट या इन इट्स मॉडल। The concept that energy is quantized and can be emitted or absorbed in discrete amount called quanta. ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी जो है वो पाई जाती है इन डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, और वो उन्हीं डिस्क्रीट अमाउंट्स में जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब होती है। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। The idea of a dense positively charged nucleus at the center of the atom. बोहर ने भी यही कहा जो रदरफोर्ड ने कहा था कि आपके जो एटम है उसके सेंटर में क्या है, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नाउ बोहर्स पोस्टुलेट्स। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन सर्टेन अलाउड क्वांटाइज्ड ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ठीक है, बोहर ने क्या कहा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस तो हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल है उनके लिए जिसमें वो अपने जो ऑर्बिट है उसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक स्पेस है उनके पास, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी के हिसाब से उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करे अराउंड द न्यूक्लियस। दिस ऑर्बिट्स कोरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स। The energy of an electron in an orbit is quantized and proportional to its distance from the nucleus, ठीक है, जो आपकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इन एन ऑर्बिट वो क्या है, क्वांटाइज्ड है और यह प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, और जो आपका हर ऑर्बिट है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है। अब जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता गया तो आपके जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ता गया। फॉर एग्जाम्पल जो शॉर्टेस्ट है, जो न्यूक्लियस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है उसको हम के कहते हैं। के की क्या है, एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू एल, एम, एन एंड शेल्स। एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बिटवीन एनर्जी लेवल बाय अब्जॉर्बिंग और इमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं इन बिटवीन द एनर्जी लेवल, ठीक है, अगर उसने अप जाना है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, देन वो अप वाले एनर्जी लेवल के ऊपर चला जाएगा, और अगर उसने लोअर डाउन होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में एमिट और एब्जॉर्ब होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। The energy of the absorbed or emitted photon corresponds to the difference in energy between the initial and final orbits. और जो आपके पास एनर्जी मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको एमिट करनी है, वो आप कैसे पता चलाओगे कि उसका इनिशियल ऑर्बिट क्या है और वो किस ऑर्बिट में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो जो उन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब या एमिट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। स्टेशनरी स्टेट्स। While in these quantized orbit, electrons do not lose energy and hence do not spiral into the nucleus, ठीक है, जो आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करता, तो जब एनर्जी को लूज नहीं करेगा जाहिर सी बात है एनर्जी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, वो
न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करे, लेकिन क्या होगा कि न्यूक्लियस में फॉल डाउन नहीं हो जाएगा। ये नहीं होगा कि एनर्जी एक टाइम पे आएगी बिल्कुल खत्म हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर आके कोलैप्स हो गया। Bohr's conclusion: stability of electrons. Bohr's model explained why electrons do not spiral into the nucleus by postulating stable quantized orbits. ठीक है, बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन क्यों जो है वो स्पाइरल नहीं करते into the nucleus by postulating stable quantized orbits. Spectral lines. The model successfully explained the discrete spectral lines of hydrogen, correlating them to the electron transition between energy level. ठीक है, बोहर ने जो था वो हाइड्रोजन के एटम को एज अ मॉडल लिया और उसने जो सक्सेसफुली बता दिया कि किस तरह से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं ऑफ हाइड्रोजन की, और उसने उसको कोरिलेट कर दिया किस चीज़ के साथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के साथ। किस चीज़ की इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन? बिटवीन एनर्जी लेवल, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रही है उसने उसको कोरिलेट कर दिया किसके साथ, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन के साथ। Now Bohr's defects. Multi-electron atom. This model could not accurately predict the spectra of atoms with more than one electron. ठीक है, अब उसने हाइड्रोजन के बारे में तो डिस्कशन कर ली स्पेक्ट्रल लाइंस, लेकिन अब जब हाइड्रोजन से हम हीलियम की तरफ मूव किए तो अब क्या हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, बोहर ये बयान करने में पीछे रहा कि अब मल्टी एटम या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को हम कैसे डील करेंगे। It worked well for hydrogen but failed for more complex atoms. हाइड्रोजन के लिए तो उसका मॉडल बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए तो वहां पर जाके बोहर का मॉडल फेल हो गया। Fine structure. It could not explain the fine structure and splitting of spectral lines observed in more precise measurement. ठीक है, जो फाइन स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी वो डिस्कस नहीं कर सका, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जो आपके पास फाइन स्ट्रक्चर और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपके पास ऑब्जर्व हो रही हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जीमन इफेक्ट। द मॉडल डिड नॉट अकाउंट फॉर द जीमन इफेक्ट। जो जीमन इफेक्ट है उसके बारे में भी बोहर ने कोई बात नहीं की, ये भी उसके मॉडल की क्या थी, खामी थी। जीमन इफेक्ट क्या होता है कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें आपके कैसे जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर रही हैं वो आपको जो इफेक्ट क्रिएट होता है दैट विल बी जीमन इफेक्ट। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। बोहर मॉडल डिड नॉट इनकॉर्पोरेट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बोहर मॉडल जो है उस ये भी नहीं बता सका कि आपके पास जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसी है, which was later described by quantum mechanics and the Schrödinger equation। ठीक है, लेकिन उसके बाद श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी इक्वेशंस प्रपोज की और क्वांटम मैकेनिक्स जब आई तो उससे जो है वो ज़्यादा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में क्लैरिटी मिल गई। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। The development of quantum mechanics and the Schrödinger wave equation provided a more comprehensive and accurate description of atomic structure and electron behavior, surpassing the Bohr model। ठीक है, जब क्वांटम मैकेनिक्स ने स्टेप लिया, उसने जन्म लिया इन द फील्ड ऑफ साइंस, उससे क्या हुआ, उसने मज़ीद तरक्की हासिल की और उसने बोहर मॉडल को जो है वो सरपास कर दिया और उसने बहुत बेहतर अंदाज से क्वांटम मैकेनिक्स और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने हमें हेल्प आउट किया कि हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को जो है वो कंप्रिहेंसिव और एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकें। Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.